गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित विदेशी स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी भारतीय संविधान को बनाने के लिए किन किन देशों से लेकर हम अपने संविधान को और विस्तृत व्यापक बनाए, इस संबंध में हम अध्ययन करेंगे। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। यानी सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, लेकिन संविधान किस रूप में लिखा जाए, उसका प्रारूप क्या होगा, कितने भागों में होगा, इसके लिए एक अलग अध्यक्ष, यानी जिसको कहते हैं प्रारूप या ढांचा या स्ट्रक्चर, सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। यानी बी.आर. अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष कहा जाता है, यानी स्ट्रक्चर समिति या ढांचा, यानी संविधान को कैसे बनाया जाए, किस रूप में बनाया जाए, कितने भाग में बनाया जाए, ये सारी जिम्मेदारी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की थी। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भी इन सारे संविधान को उन्होंने खुद नहीं लिखा। इस कार्य को लिखने में अन्य कई सदस्य थे, जिनमें 7 सदस्य शामिल थे। उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जिम्मेदारी दिया कि आप 2 भाग लिखिए, कोई 1 भाग लिखिए, कोई 3 भाग लिखिए। यानी बड़ा था तो उसको 1 भाग दिया गया। इस तरह से इन 7 सदस्यों को जो संविधान लिखने की जिम्मेदारी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सौंपी, और इन लोगों से भी कहा गया था कि आप लोग संविधान को का जो भाग है, आपको लिखने की जो जिम्मेदारी दी गई है, उसे आप संविधान के जो 1935 का अधिनियम था, उसके अलावा आप अन्य किताबों का भी अध्ययन करें। चाहे वो देश का हो या फिर विदेश का हो। सिर्फ विदेशों का अध्ययन ही नहीं करे, देशों का ही अध्ययन नहीं करे। यदि जरूरत पड़े तो आप विदेश भी जाए, उस कानून से संबंधित बातों को अच्छी जानकारी के लिए, गहन अध्ययन के लिए। तो कई ऐसे सदस्य थे जो विदेश में भी गए और वहां के कानूनों का भी व्यापक अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात कौन कौन से संविधान के भाग हैं जो विदेशों से अध्ययन किया गया, और अध्ययन करने के पश्चात वे सारे सदस्य बी.आर. अम्बेडकर जी को अपना सौंप दिए, और बी.आर. अम्बेडकर जी उसको पूरा भाग को उन्होंने देखा, समझा, जो कमियां थी, जो गलतियां थी, उसको सुधारे, किसको किस भाग में रखना है। ये काम जो है अम्बेडकर जी ने किया, और जब पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, उसमें त्रुटि जो थी सब निकाल दी गई। उसके बाद उसका मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन के बाद उसका प्रकाशन किया गया, और प्रकाशन करने के पश्चात बी.आर. अम्बेडकर जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास लेकर गए, और प्रथम पृष्ठ पर यानी सबसे पहले उस संविधान में श्री राम का भी चित्र है, श्री राम
भगवान का भी चित्र लगा हुआ है और जहाँ प्रथम पृष्ठ पर संपादक के नीचे यानी प्रथम साइन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। उसके बाद अम्बेडकर जी और कई अन्य सदस्य जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने लगभग 284 सदस्यों ने संविधान सभा के जो थे वो सभी लोग इस संविधान के अपना सिग्नेचर किए। तो कभी भी हम लोग प्रतियोगी परीक्षा में पूछता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, तो हम भूलवश डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मार देते हैं, लेकिन संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे बी.आर. अम्बेडकर और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये 3 क्वेश्चन हमेशा जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आइए हम लोग अध्ययन करते हैं कि आखिर जो ये सदस्य अध्ययन के लिए गए थे तो किन किन देशों से इन्होंने कौन कौन सारी चीजें जो है अपने अध्ययन के दौरान इन्होंने देखा, परखा, अध्ययन किया और उसे भारतीय संविधान में शामिल किए। तो उसमें देखने के लिए कुछ मुख्य बातें हैं जो विदेशों से ग्रहण की गई, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका से कौन कौन चीज हम लोग अपने भारतीय संविधान में लिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि संविधान का जो मौलिक अधिकार है यानी 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में अंतर्निहित है, यानी संविधान के भाग 3 जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार की बात की गई है। इसके अलावा चूंकि मौलिक अधिकार जीवन के लिए बहुत जरूरी है और मौलिक अधिकार जो है वो उसके खिलाफ हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं और संविधान का कहले कि एक तरह से कई बार कुछ विद्वानों ने मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा भी बताया है, कुछ विद्वानों ने। तो मौलिक अधिकार हम कहाँ से लिए हैं, तो अमेरिका के संविधान से लिए हैं। न्यायिक पुनराविलोकन, कई बार न्यायिक पुनराविलोकन जो है जो संसद कानून बनाती है तो उसकी भी कुछ सीमाएं हैं और उस सीमाओं के अंतर्गत रहकर ही न्यायिक पुनरावलोकन जो है जब संसद जो है या विधायिका जो है कानून बनाती है तो उस कानून की एक सीमा है। यदि उस सीमा से का अतिक्रमण करती है तो न्यायपालिका उसका पुनरावलोकन करती है और उस हद तक कानून जीरो होगा जहां तक वो सीमा का अतिक्रमण करती है। ये काम जो है न्यायपालिका करती है। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आपने देखा होगा कि संविधान सर्वोच्च है और उसकी अंतिम निर्वचन यानी व्याख्या करने का काम हमारी न्यायपालिका करती है, यानी सारे विवादों को हल करने का काम जो है अंतिम रूप से हमारी न्यायपालिका पर ही छोड़ा गया है और हमारे लोकतंत्र का एक स्तंभ भी है। तो हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को आज भी बनाए रखा है और हमारे बहुत बड़े बड़े फैसले जो है वो न्यायपालिका द्वारा लिए जाते हैं। उसके बाद निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान, यानी हमारे देश में अमेरिका से तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान तो लिया गया है, लेकिन अधिकार उसको हमको अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह नहीं मिला है। तो निर्वाचित राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया सब कुछ हमने अमेरिका से लिया है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पदच्युत करने की प्रक्रिया भी हमने अमेरिका से ही लिया है। तो एक मोटी मोटी बात समझ में आ गई कि राष्ट्रपति की निर्वाचन और उस पर महाभियोग ये अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का भी प्रावधान हमने अमेरिका से ही लिया है और उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि को भी हम लोगों ने
अमेरिका के ही संविधान से लिया है। यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज को हटाने की प्रक्रिया को हम लोगों ने अमेरिका के न्यायालय से, अमेरिका के संविधान से लिया है। और वित्तीय आपात जो 360 अनुच्छेद में है, अभी तक भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ है। यदि देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए तो उच्च पदों पर आसीन राष्ट्रपति से लेकर कर्मचारी तक के वेतन भत्तों में कटौती करने का अभियान किया जाएगा। और ये अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात माने वित्तीय स्थिति गड़बड़ हो जाए तो इस प्रावधान को भी हम लोगों ने अमेरिका के राष्ट्रपति से, अमेरिका के संविधान से लिया है। अमेरिका के संविधान से वित्तीय आपात, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का प्रावधान, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायालय की स्वतंत्रता, ये सारे कानून जो है हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया है। अब आते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, आज भी हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली जो चल रही है वो ब्रिटेन के कानून से लिया गया है। एकल नागरिकता, यानी कहने का मतलब कि एक व्यक्ति एक ही नागरिकता हुई और वो पूरे भारत भर के लिए होगी, यानी राज्य के लिए अलग और केंद्र के लिए अलग नहीं होगा। यानी नागरिकता एक ही होगी, चाहे वो राज्य का हो या फिर पूरे राज्य के व्यक्ति पूरे भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो एकल नागरिकता और विधि निर्माण की प्रक्रिया, यानी कोई भी नियम कैसे बनेगा संसद द्वारा, ये प्रक्रिया हमें ब्रिटेन के संविधान से मिलता है। यानी ब्रिटेन के संविधान से 3 बातें हमको देखने को मिलती है। एक संसदीय प्रणाली, दूसरी कानून यानी विधि बनाने की निर्माण प्रक्रिया, और तीसरा है एकल नागरिकता। यही 3 मुख्य बातें जो है हमको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो इसमें से खासकर मुख्य जो परीक्षा में पूछा जाता है वो संसदीय प्रणाली पूछता है कि संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से। अब आते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, यानी 36 से लेकर 51 तक, यानी 36 से लेकर नीति निर्देशक तत्व है जो राज्यों के लिए एक आचार संहिता है, यानी राज्य क्या करेगा ये बताया गया है नीति निर्देशक तत्व में। और नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। एक और बात कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की भी व्यवस्था हम आयरलैंड के संविधान, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेंगे, इस प्रक्रिया को भी हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से लिया है। और राष्ट्रपति को राज्यसभा में कुछ लोगों को मनोनीत करने का जो काम करता है, ख्याति प्राप्त लोग होते हैं, इसका भी प्रावधान हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से किया है। और आपातकालीन उपबंध, कुछ आपात इमरजेंसी होता है उसमें कैसे आपातकालीन उपबंध है, इनको भी हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान, यानी मुख्य रूप से जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है, तो सीधे सीधे आप जानिए कि नीति निर्देशक आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आइए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान, यानी 3 सूची है, एक संघीय सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। संघीय सूची में केंद्र संघ उस पर कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाता है। लेकिन विरोध की स्थिति में संघ की, यानी संघ सरकार की कानून को मान्यता दी जाएगी। यानी संघ समवर्ती सूची का प्रावधान, यानी आप समझ गए होंगे कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जो सूची पर विषय पर बनाते हैं, इस संविधान को हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। और केंद्र और राज्य के बीच के संबंध और शक्तियों का विभाजन, यानी केंद्र और राज्य जो है किस तरह से काम करते हैं, उनके बीच कैसे संबंध हो, केंद्र राज्य के बीच क्या क्या शक्तियों का बंटवारा किया गया है, ये सारे प्रावधान जो है हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है।
तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने मुख्य बातें ली हैं, समवर्ती सूची और केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन या शक्तियों का विभाजन मुख्य रूप से हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। अब आते हैं जर्मनी के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया है। तो जर्मनी के संविधान से हम लोगों ने आपातकाल, आपातकाल क्या होता है। जर्मनी के संविधान से हम लोगों ने आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति है। आप देखते हैं कि चाहे वित्तीय आपात हो या फिर वित्तीय आपात को छोड़ दें और राष्ट्रपति शासन को छोड़ दें, यानी 352 के बारे में बताता है कि 352 बाहरी आक्रमण हो, सशस्त्र विद्रोह हो या आंतरिक अशांति हो, यानी 3 कारणों से राष्ट्रीय आपात लगता है। तो उस दौरान राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकारों को पर प्रतिबंध लगा देता है, यानी देश पर आक्रमण हो जाए, आंतरिक अशांति हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो केंद्र संघ सरकार क्या करेगी। संघ सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से वहां राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाएगी और उस क्षेत्र विशेष के सारे नियम कानून संघीय सरकार के अधीन गवर्न होगा और लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं, यानी 12 से लेकर 35 तक के जो अधिकार है वो मतलब कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। लेकिन एक अनुच्छेद ऐसा है मौलिक अधिकार जो राष्ट्रीय आपात के दौरान भी स्थगित नहीं किया जाता है, वो है संविधान के अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है सभी मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपात के समय स्थगित कर दिया जाता है, लेकिन अनुच्छेद 21 ऐसा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो राष्ट्रीय आपात के दौरान भी स्थगित नहीं होता। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात के दौरान मौलिक अधिकार स्थगित नहीं किया जाता है, तो वो है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है वो राष्ट्रीय आपात के दौरान स्थगित नहीं होता है, बाकी राष्ट्रीय आपात के दौरान 12 से लेकर 35 तक सभी मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं। तो जर्मनी के संविधान से हम लोगों ने आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति मौलिक अधिकार को किस तरह स्थगित करता है, इस संबंधी प्रावधान को हम लोगों ने जर्मनी के अधिकार संविधान से लिया है। कनाडा के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया है। तो कनाडा के संविधान से संघात्मक विशेषता, यानी संघ की क्या क्या विशेषता है, केंद्र और संघ और राज्य की, उसको कहते हैं संघात्मक विशेषता। और अवशिष्ट शक्तियों पर केंद्र के पास, यानी अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान हम लोगों ने कनाडा से लिया है। और संघात्मक विशेषता आपने देखा कि कुछ मामलों में केंद्र कानून बनाता है, कुछ मामलों में राज्य बनाता है, कुछ पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाते। तो ये सारे प्रावधान और ये सारे प्रावधान को हम लोग संघात्मक विशेषता कहते हैं। और हमेशा केंद्र का पलड़ा जो है वो भारी रखा गया है राज्य के तुलना में, इसको कहते हैं संघात्मक विशेषता। और अवशिष्ट शक्तियों से आशय ही है कि केंद्र संघ जो है संघीय विषयों पर कानून बनाता है, राज्य पर कानून पर बनाता है। और समवर्ती सूची में जो रहता है उसमें केंद्र और राज्य दोनों बनाता है। लेकिन कुछ शक्ति ऐसी है जो केंद्र के पास होता है, जिसको अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। अवशिष्ट शक्ति का मतलब होता है कि देश के सुरक्षित रखने के लिए केंद्र को बहुत सारे ऐसे शक्तियां दी गई है जिसको राज्यों से पूछने की जरूरत नहीं है। वो राज्य यानी उस पर केंद्र चाह दे कि इस पर कानून बनाना है, तो केंद्र उस छूटे हुए उन विषयों पर कानून बनाकर उस नियम को लागू कर सकता है। और इस तरह के जो माने शक्तियां हैं, इस तरह के जो सूची है उसको अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। और राज्यसभा इसके लिए संघ को मतलब राष्ट्रीय महत्व की चीजों के लिए उसको इस प्रकार की शक्ति देती है कि आप इस पर कानून बनाइए जो देश हित में है।
तो ऐसे शक्तियों को अवशेष शक्तियों के नाम से जाना जाता है जो संघ सरकार के पास होता है। तो कनाडा के संविधान से हम लोग दो चीज देखेंगे, एक संघात्मक विशेषता और शीर्षक। संघात्मक में हम लोगों ने देखा कि संघात्मक में किस तरह से केंद्र का पलड़ा भारी और राज्य का, यानी दोनों के बीच संतुलन समन्वय करते हुए केंद्र सरकार को मजबूत बनाया गया है और उसे अवशेष शक्ति भी दी गई है ताकि वो राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर भी कानून बना सके। ये सारे प्रावधान हम लोग कनाडा के संविधान से लिए हैं। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से हम लोगों ने क्या लिया है, तो आखिर हम लोग देखते हैं कि संविधान संशोधन। आपने भी देखा होगा कि देश आजाद हुआ यानी 1951 से लेकर अभी तक हम लोगों ने 1/3 संविधान को बदल दिया है, यानी 1/3 संविधान में संशोधन कर दिया है। और संशोधन क्यों किया है? क्योंकि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार जो संविधान में अभिलिखित नहीं था या कुछ उसके लिखा गया था उसमें कुछ कमियां रह गई थी, तो उसको समय और परिस्थिति के अनुसार उसको दूर करने का प्रयास किया गया और उसमें जोड़ा भी गया, घटाया भी गया। इस तरह से हम लोगों ने संविधान के इस तरह हम लोगों ने अपने संविधान को संशोधन करते रहे और अभी तक 125 करीब में हम लोगों ने संविधान संशोधन कर दिए 1951 से लेकर अभी तक। और उसमें बहुत ऐसी बातें हम लोगों ने जोड़ी जो समय और परिस्थिति के अनुसार बहुत ही जरूरी थे और हम लोगों ने उस संविधान को आदतन बनाए रखे। लेकिन हम लोगों ने संविधान के जो मूल ढांचा है, मूल प्रकृति है, उसमें कोई बदलाव हम लोगों ने नहीं किया है। और न्यायपालिका इस चीज का ध्यान रखती है और हमेशा समय समय पर संसदीय कानून को पुनरावलोकन करती है और जहां भी उसे ऐसा लगता है कि संघीय ढांचा को माने संसदीय कानून के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो उस वहां तक के कानून को सुन करने का काम हमारी न्यायपालिका करती है। इसलिए जो भी कानून बनाए गए, संशोधित किए गए, वो कहीं न कहीं अधिकांश कानून अच्छे भी थे, लेकिन जहां पर संघीय ढांचा पर खतरा मंडराता हुआ नजर आया, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में अपने निर्णय दिया, केशवानंद भारती केस में, कि संविधान सब कुछ कर सकती है। यानी संविधान संसद जो है भारतीय संविधान का हर पार्ट में संशोधन कर सकती है, जोड़ सकती है, घटा सकती है। लेकिन केशवानंद भारती के केस में उसने कहा कि सब कुछ संसद कर सकती है, लेकिन संघीय ढांचा की जो मूल विशेषता है, संघीय ढांचा जो है वो बनी रहे, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हो और बाकी संसद जो है वो कानून में संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन उसके संघीय ढांचा यानी संरचना को, उसके मूल संरचना को ध्वस्त नहीं कर सकती है। जो संविधान की मूल आत्मा है, जो कहती है कि ये होना चाहिए, तो उस कानून को संघीय सरकार जो है, संसद जो है, नियम द्वारा खत्म नहीं कर सकती है, बाकी सब कुछ कर सकती है। और यही और संघीय ढांचा क्या है, मूल ढांचा क्या है, तो ये समय समय पर हमारी न्यायपालिका बताती है कि क्या मूल ढांचा है और संघीय स्वरूप क्या है। ये समय समय उसने अपने निर्णयों के माध्यम से इसको संघीय सरकार को, संसदीय नियमों को उसने न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा उसने बताया और कहा कि ये संघ का संघीय ढांचा है। जैसे संविधान का संघीय ढांचा क्या है, तो पंथ निरपेक्षता है, उसने कहा कि पंथ निरपेक्षता है, ये संघीय ढांचा है। इस तरह के बहुत सारे अनगिनत बातें जो है न्यायपालिका ने कही। अब आइए हम लोग देखते हैं दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन। संविधान संशोधन जो है ये 3 तरह से किया जाता है। एक सामान्य संशोधन जिसको कहते हैं,
एक जिसमें 2/3 सदस्य से द्वारा कोई भी निर्णय को नियम को बदल सकते हैं, बना सकते हैं, इसको सामान्य संशोधन कहते हैं। एक होता है कि संसद के अलावा देश के जो राज्य हैं, राज्य विधानमंडल, उनकी भी सहमति जरूरी होती है। तो इस तरह के भी संशोधन होते हैं और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि संविधान संशोधन की भी प्रक्रिया जो है, जो कई तरह से की जाती है, ये सारे प्रावधान हमको दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। अब आते हैं कि रूस के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया, तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए। आपको ध्यान होगा कि हमने पहले शुरुआत में बताया कि मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट है, उसके खिलाफ अगर कोई हमें छीनता है, उसको जबरन कोई हथियाना चाहता है, हमारी स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाता है, तो उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जबकि मौलिक कर्तव्य जो है वो नागरिकों के लिए एक ड्यूटी है कि आप जब अधिकार की मांग करते हैं तो आपको ड्यूटी भी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपका क्या कर्तव्य है, आपका दायित्व क्या है। अगर इसके खिलाफ आप कोर्ट कचहरी में नहीं जा सकते हैं। यदि कोई उल्लंघन कर रहा है तो इसको जबरदस्ती हम लोग लागू नहीं करा सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नेशनल ड्यूटी जो उसका है, जैसे राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय संपत्ति है, पर्यावरण है, ये सारी चीजों का यदि उल्लंघन करता है तो उस कंडीशन में यदि वो मौलिक अधिकार की मांग करता है तो उसको मौलिक अधिकार की मांग को सुना नहीं जाएगा। यानी कहने का मतलब कि आप एक तरफ मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन कर रहे हैं और दूसरी तरफ मौलिक अधिकारों का मांग कर रहे हैं, तो इस ऐसी कंडीशन में आपको मौलिक अधिकार पर रोक लगाया जाएगा। और चूंकि आपने आपके ऊपर मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन का दायित्व आपके ऊपर लगा हुआ है। हम लोगों ने देखा है कि रूस के संविधान से हम लोग मौलिक कर्तव्य को लिए हैं और अमेरिका के संविधान से हम लोग मौलिक अधिकार लिए हैं और रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य हैं। जापान के अधिकार से क्या लिए हैं, जापान के संविधान से, तो जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कई बार पूछता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो क्या, वो कहाँ से लिया गया है, तो जापान के संविधान से लिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, तो कोई भी कानून सम्मत जो बातें होगी उसको कानून सम्मत प्रक्रिया के द्वारा ही उसका समाधान किया जाएगा। यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो कम से कम कुछ सदस्य जो है उसको पूर्व सूचना देना है, कितने सदस्य उसको लिखित रूप से उसके ऊपर महाभियोग के लिए सिग्नेचर करेंगे और तब जाकर उसका 2/3 सदस्य उसको बहुमत से पारित करेंगे, तब जाकर राष्ट्रपति पर महाभियोग सिद्ध होगा। तो इसको क्या कहेंगे, इसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेंगे। मैंने जो नियम है उस नियम को पालन करते हुए कानून की कार्रवाई करना, ये नियम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहलाता है। जैसे कोई भी उच्च सदन, निम्न सदन में कोई भी कानून बनता है, कोई भी कानून उच्च सदन में बने या निम्न सदन में बने, दोनों द्वारा पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर के बाद ही वो अंतिम रूप से कानून बनता है। तो इसको क्या कहेंगे, कानून यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेंगे। तो इस तरह के प्रावधान हम लोगों ने कहाँ से लिया है, तो जापान के संविधान से लिया है। इस तरह हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान की बहुत सारी बातें जो है, खासकर महत्वपूर्ण बातें जो 1935 का जो अधिनियम था ब्रिटिश शासन के अधीन, हम लोगों ने अधिकांश संविधान तो वहीं से लिया है, ज्यों कहते हैं उसको ले लिया। लेकिन बहुत सारी बातें जो है हम लोगों ने दूसरे देशों से अध्ययन किया। अध्ययन के पश्चात जो अच्छा लगा भारतीय संविधान को, भारतीय संविधान में उस अच्छी बातों को हम लोगों ने शामिल किया।
और यही कारण है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बृहत यानी बड़ा संविधान है। और इसमें समय भी काफी लगा लिखने में। इसको लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लग गया। और कारण था कि हम लोगों ने अपने संविधान को, बहुत सारी बातों को दुनिया के कई देशों से लिए और सारी बातों को हम लोगों ने लिख लिख कर प्रत्येक बातों को लिखा ताकि कोई भी मनमानी न कर सके। इसलिए उसमें चाहे वो केंद्र राज्य हो या नागरिकता हो या चुनाव आयोग हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, हर चीजों को हम लोगों ने लिख लिख कर रखा। यही कारण है कि हमारा संविधान बड़ा हो गया। जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, वहाँ कोई लिखा हुआ चीज बहुत कम मिलेगा और वहाँ परंपरा के माध्यम से, कि ऐसी परंपरा है हमारे संविधान की, तो उसका फॉलो लोग करते हैं। और हमारे यहाँ अगर लिखा नहीं जाता तो शायद संविधान की बहुत सारी बातें जो है समय अनुसार लोग उसको नहीं मानते। तो इसलिए संविधान जब लिख दिया गया है तो उस संविधान की प्रक्रिया के तहत ही कोई भी कार्य भारत में संपन्न होता है। और भारत का यह संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो आज 75 साल तक, यानी देश 75 साल हो जाने के बाद भी इस संविधान को और मजबूती मिली है और लोगों ने उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, लोकतांत्रिक मूल्यों को या सत्ता परिवर्तन जो देश में हो रहा है शांतिपूर्वक, वो कहीं ना कहीं हमारे संविधान की ही देन है। आइए हमारे बगल के पड़ोसी देशों में देखते हैं कि वहाँ संविधान तो है लेकिन संविधान का कभी कोई मतलब नहीं है। वहाँ सत्ता का परिवर्तन शांतिपूर्वक नहीं होता है। हमारे यहाँ एक बार कोई भी पार्टी को यदि पराजय मिल जाती है तो उस बात को स्वीकार करता है, चुनाव आयोग पर उनके निर्णय को मानता है। हमारे कानून न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास है। हमारी जो संसदीय प्रणाली है उसमें लोगों का विश्वास है। और यही कारण है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। और भारत एक विश्व गुरु की तरफ बनने के लिए अग्रसर है। तो उसके पीछे यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो परंपरा है, यहाँ के लोगों के दिलों और दिमाग में लोकतंत्र के प्रति जो आदर है वो दुनिया में एक मिसाल है। और यही कारण है कि भारत दुनिया का विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। धन्यवाद।